अरे दोस्त, एक गरीब लॉटरी बेचने वाली छोटी लड़की ने अपनी माँ की दवा खरीदने के बजाय अपने आखिरी 100 रुपये एक अजनबी को बचाने में खर्च कर दिए जो सड़क पर मर रहा था। अगले दिन पूरा मोहल्ला तब हैरान रह गया जब सैकड़ों लग्जरी कारें उसे ढूंढते हुए आजक से थाना में नेवाला पहुंची। उस रात मुंबई की एक तंग भूल भुलैया जैसी गली में कुछ पुराने बल्बों से पीली रोशनी छन रही थी जो तारों पर लटके हुए थे। जंग लगी टिन की छतें, सीलन भरी दीवारें और छोटे छोटे कमरे जिनमें माँ बेटी बस सो पाती थीं। सब कुछ इतना शांत था कि बाहर टपकते नल से पानी की टिप टिप की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसी माहौल में 12 साल की प्रिया दुबली पतली बालों को रबर बैंड से ऊंचा बांधे कंधे पर एक घिसा हुआ कपड़े का थैला लटकाए बची हुई लॉटरी टिकटें गिन रही थी। उसके सांवले हाथ कांप रहे थे और वह गिनते हुए फुसफुसा रही थी। 3 टिकटें बची हैं, शायद कल सरिता आंटी और बेचने देंगी। उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बजने वाले थे। हल्की ओस गिरने लगी थी और ठंडक दरवाजे की दरार से अंदर आ रही थी। छोटे से कमरे में प्रिया की माँ लता एक बांस की चारपाई पर लेटी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और सांसें उखड़ रही थीं। लकड़ी की मेज पर पानी की बोतल और दिल की दवा का खाली पत्ता पड़ा था। लता ने खांसते हुए धीरे से कहा, बिक गईं सारी टिकटें। प्रिया, हाँ माँ, 100 रुपये की कमाई हुई। कल मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगी। हाँ बेटा, जल्दी ले आना। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। लता की आवाज कमजोर होती गई और उनकी आंखें बंद हो गईं। प्रिया बिस्तर के पास बैठ गई और अपनी माँ के सफेद बालों को सहलाने लगी। धीमी रोशनी में उसे अपनी माँ के चेहरे की हर झुर्री, हर निशान साफ दिख रहा था, जो एक मुश्किल भरी जिंदगी की गवाही दे रहे थे। प्रिया ने अपने होंठ भींचे और 100 रुपये के 3 नोटों को एक पुराने अखबार में लपेटकर मेज के कोने में रख दिया। यह उस दिन की आखिरी कमाई थी और उसकी माँ की दवा के लिए आखिरी उम्मीद भी। बाहर गाड़ियों, माँ का राना कम्पै की आवाज कम हो गई थी, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। प्रिया ने अपना पुराना पतला रेनकोट पहना और रात के खाने के लिए एक पाव खरीदने के लिए बाहर निकली। लेकिन दरवाजे पर रुककर उसने अपनी माँ को देखा। उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा, कुत्तों राज की आग बलाता माग बला, क्यों न मैं आज रात ही दवा खरीद लूं। और वह चप्पल पहनकर उन 3 नोटों को कसकर पकड़कर तंग गली से बाहर निकल गई। रात की सड़क बारिश के बाद भीगी हुई थी। कारों की रोशनी गीली सड़क पर चमक रही थी। खाने की दुकानें बंद हो चुकी थीं, बस कुछ सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे। प्रिया तेजी से पानी के गड्ढों से बचती हुई चल रही थी। उसे सिर्फ हवा और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। सड़क के कोने पर मेडिकल स्टोर अभी भी खुला था। दुकान की मालकिन कुर्सी पर पैर रखकर फोन देख रही थी। अरे प्रिया, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? उसने सिर उठाकर पूछा। आंटी, मैं कल माँ के लिए दवा खरीदने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या आपके पास दिल की दवा है? हाँ है, लेकिन क्या तुम्हारे पास डॉक्टर का पर्चा है? नहीं, लेकिन मुझे दवा का नाम याद है। प्रिया ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला जिस पर आइसोसोर्बाइड लिखा हुआ था। मालकिन ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक पत्ता है 20 रुपये का। प्रिया ने राहत की सांस ली और पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी सड़क पर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई कार के दरवाजे से टकराया हो। दुकान की मालकिन घबराकर बाहर देखने भागी। सड़क के दूसरी तरफ एक काले सूट पहने हुए आदमी एक लग्जरी कार के पास गिरा पड़ा था। सड़क की रोशनी में उसका चेहरा सफेद दिख रहा था। उसने अपना सीना पकड़ रखा था और तेजी से सांस ले रहा था। कुछ राहगीर रुककर इशारे करने लगे, शायद शराबी है, जाने दो। हाँ, इन अमीर लोगों के चक्कर में पड़ना मुसीबत मोल लेना है। प्रिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
यह दृश्य देखकर उसे याद आया जब उसकी माँ को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। चेहरा और सांसें बिल्कुल वैसी ही थीं। वह दुकान की मालकिन की तरफ मुड़ी। आंटी, लगता है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। प्लीज मुझे दवा का पत्ता और एक पानी की बोतल जल्दी दीजिए। अरे लड़की, तुम क्या करने जा रही हो? अपने काम से काम रखो। कौन जाने वह कौन है, वह मरने वाले हैं आंटी। दुकान की मालकिन झिझकी, लेकिन प्रिया काउंटर पर झपटी, दवा का पत्ता और पानी की बोतल उठाई और मेज पर 100 रुपये फेंक दिए। ये रहे पैसे। फिर वह नंगे पैर सड़क की ओर भागी, गाड़ियों के बीच से गुजरते हुए। आदमी अब जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। प्रिया उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, कांपते हुए बोतल का ढक्कन खोला और एक गोली उसके हाथ में रख दी। अंकल अंकल, यह पी लीजिए, प्लीज पी लीजिए। आदमी का हाथ कांपा और उसके होंठ हिले। प्रिया ने उसे बैठने में मदद की और उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। एक टैक्सी पास से गुजरी और लड़की जोर से चिल्लाई, भैया प्लीज, एम्बुलेंस बुला दीजिए प्लीज। ड्राइवर रुका, एक पल झिझका और फिर फोन मिलाया। इंतजार करते हुए प्रिया ने अपनी धूल भरी आस्तीन से उस आदमी के माथे से पसीना पोंछा। अचानक उसकी आंखें खुलीं। उसने लड़की को कृतज्ञता और आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक लॉटरी बेचने वाली हूं अंकल। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन एम्बुलेंस का सायरन गूंज उठा। मेडिकल स्टाफ नीचे उतरा और उसे स्ट्रेचर पर ले गया। एक ने प्रिया से पूछा, इन्हें दवा किसने दी? मैंने देखा कि वह गिर गए थे, तो मैंने उनके लिए दिल की दवा खरीदी। बहुत अच्छा किया बेटी, तुम्हारी वजह से उनकी जान बच गई। प्रिया ने सिर हिलाया और कमजोरी से मुस्कुराई। जब एम्बुलेंस चली गई तो वह हल्की बारिश में वहां खड़ी रही। उसके हाथ खाली थे। मां के लिए दवा खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति और गर्माहट फैल गई। बारिश की बूंदें प्रिया के उलझे बालों पर गिर रही थीं। रात की सड़क सुनसान थी। बस स्ट्रीट लाइटें धुंधली रोशनी बिखेर रही थीं। लड़की धीरे धीरे चल रही थी, उसकी चप्पलें छप छप कर रही थीं। उसके दिमाग में एम्बुलेंस का सायरन और उस आदमी का तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या वह बच जाएंगे? क्या मैंने सही किया? एक पल के लिए उसे डर लगा। और मां, अगर सुबह उन्हें फिर से दौरा पड़ा तो आंसू बारिश के साथ मिलकर उसके गालों पर बहने लगे। गरीब गली अब अंधेरी थी। बस पड़ोसियों के घर से दियों की रोशनी आ रही थी। प्रिया ने दरवाजा खोला। कब्जे की चरमराहट हुई। लता मां अभी भी वहीं लेटी थीं। उनकी सांसें भारी थीं। प्रिया दौड़कर उनके पास गई और उनके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। मां, मैं आ गई। दवा लाई। उनकी आवाज धुंधली थी। नहीं मां, वह दवा खत्म हो गई थी। मैं कल ले आऊंगी। प्रिया ने सिर झुकाकर झूठ बोला। पहली बार अपनी मां से। उसने एक गीले कपड़े से मां का चेहरा पोंछा और चुपचाप कंबल ओढ़ा दिया। कोने में पैसे बचाने वाला डिब्बा पड़ा था। प्रिया ने उसे खोला। उसमें बस कुछ सिक्के और छोटे नोट थे। उसने मुट्ठी भींचकर फुसफुसाया, कल मैं सारी टिकटें बेच दूंगी और आपके लिए दवा खरीदूंगी, वादा है। सुबह प्रिया अपनी मां के पास सोई हुई थी। दोनों नमी और भारी सांसों में डूबे थे। सपने में प्रिया ने फिर से उस आदमी को मरते हुए देखा। उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ कहना चाहती हों। अगले दिन सूरज की हल्की रोशनी दरार से अंदर आई। प्रिया थकी हुई उठी। मां अभी भी सो रही थीं। सांसें अब थोड़ी बेहतर थीं, लेकिन चेहरा अभी भी पीला था। वह बाहर निकली और देखा कि कुछ पड़ोसी बातें कर रहे थे। कल रात किसी ने यहां कार खड़ी देखी थी। सुना है कोई आदमी बेहोश हो गया था, शायद शराबी था। हाँ, और मैंने सुना है कि वह लॉटरी बेचने वाली लड़की भी वहां थी। यह सुनकर प्रिया का दिल बैठ गया। उसने दीवार के पीछे छिपकर सुना। रेखा आंटी, जो गली के कोने पर समोसे बेचती थीं, कह रही थीं, कल रात मैं कचरा फेंकने गई थी। मैंने उसे पानी की बोतल और दवा लेकर उस कार की तरफ भागते देखा था। हे भगवान, हे भगवान, बच्चे होकर बड़ों के मामले में क्यों पड़ती है?
हाँ, कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। अमीर लोगों का मामला है, अगर उस पर कोई इल्जाम लगा दिया तो बेचारी का क्या होगा। हंसी और लंबी सांसों की आवाजें आईं। प्रिया ने मुंह फेर लिया, उसका गला भर आया। वह मशहूर नहीं होना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई जाने। उसने तो बस किसी को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दिया। लेकिन अब पूरा मोहल्ला ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। दोपहर में प्रिया बची हुई टिकटें बेचने के लिए बाजार गई। एक ग्राहक ने 2 टिकटें खरीदते हुए मुस्कुराकर कहा, बेचारी, मैंने सुना है लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा गलतफहमी होती है। प्रिया ने सिर उठाया। लोग क्या कह रहे हैं? यही कि तुम अमीर लोगों के साथ दिखावा कर रही थी। खैर, तुम चिंता मत करो, अच्छा करते रहो। प्रिया ने धीरे से धन्यवाद कहा, लेकिन उसके दिल में हजारों चुभनें थीं। घर लौटकर वह उन थोड़े से पैसों को देखती रही जो दवा के लिए काफी नहीं थे। मां ने धीरे से बुलाया, प्रिया, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं मां, बस थोड़ी थकी हुई हूं। लता ने अपनी बेटी को देखा, जैसे कुछ महसूस कर रही हों। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, डरो मत बेटी, अगर तुमने सही किया है तो भगवान जानता है। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो। प्रिया चुप रही, उसकी आंखें भर आईं। वह यह नहीं बता सकी कि उसे सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मां की तबीयत और बिगड़ गई तो उसके पास उन्हें बचाने के लिए पैसे नहीं होंगे। शाम ढल गई, काले बादल घिर आए। एक कार गली के कोने पर रुकी, कुछ सेकंड रुकी और फिर चली गई। प्रिया ने ध्यान नहीं दिया कि कार के अंदर वही आदमी बैठा था जो उसे देख रहा था। घर के अंदर मां को जोर से खांसी आने लगी। प्रिया घबराकर अंदर भागी। मां, बस थोड़ा और रुको, मैं दवा लेने जा रही हूं। नहीं बेटा, मत जाओ, बारिश होने वाली है। लेकिन प्रिया ने कोट पहना, कुछ सिक्के उठाए और बाहर भाग गई। बारिश टूट पड़ी। लड़की रोते हुए भाग रही थी। उसके कदमों की आवाज बारिश में खो गई। गली के कोने पर कारों की रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि दसियों गाड़ियां थीं जो उस छोटी सी गली की ओर बढ़ रही थीं। मुंबई की रात शांत थी, सड़क पर हल्की धुंध थी। प्रिया सामान्य से तेज चल रही थी, उसके नंगे पैर ठंड से कांप रहे थे। उसकी पुरानी जैकेट की जेब में 100 रुपये के 3 नोट सावधानी से मोड़े हुए थे। यह उसकी पूरी कमाई थी जिसे वह कल सुबह अपनी मां के लिए दवा खरीदने पर खर्च करने वाली थी। बस एक दिन और मां, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। अचानक आगे एक अजीब आवाज आई। प्रिया ने चौंक कर देखा, लगभग 10 मीटर दूर सड़क के किनारे एक काली चमकदार कार खड़ी थी जिसकी हेडलाइट्स अभी भी चालू थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सूट पहने था, घुटनों के बल गिरा और फिर सड़क पर गिर गया। अंकल, प्रिया अनजाने में चिल्लाई। कोई जवाब नहीं आया। पास के एक कैफे में कुछ लोग बैठे थे। एक नौजवान ने मुड़कर देखा और बोला, शराबी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। एक महिला ने भी सिर हिलाया। अमीर लोगों के चक्कर में पड़ना मुसीबत है बेटी, तुम जाओ। लेकिन प्रिया जा नहीं सकी। वह उस आदमी के पीले पड़ते चेहरे को देखती रही। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह सांस लेने के लिए खुला था, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में 2 आवाजें गूंज रही थीं। एक कह रही थी, घर जाओ, मां दवा का इंतजार कर रही है, तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, मूर्ख मत बनो। दूसरी आवाज फुसफुसा रही थी, वह मरने वाला है। अगर यह तुम्हारी मां होती तो क्या तुम चाहती कि कोई उसे छोड़कर चला जाए? प्रिया कांप रही थी, ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था। उसने चारों ओर देखा, कोई आगे नहीं बढ़ा। अचानक प्रिया को अपनी मां लता की याद आई। जब वह पहली बार बीमार पड़ी थीं, तो वह भी बाजार में ऐसे ही गिर गई थीं। लोग बस खड़े होकर देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। प्रिया ने मुट्ठी भींची और पास के मेडिकल स्टोर की ओर भागी। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलो अंदर से। मालकिन ने नाराजगी से सिर उठाया।
अब क्या है बेटा? इतनी रात हो गई है। कोई बेहोश हो गया है, शायद दिल का दौरा पड़ा है। मुझे एक दवा का पत्ता और पानी की बोतल दीजिए। हे भगवान, तुम किसे बचाने जा रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन वह आदमी मरने वाला है, प्लीज जल्दी करो। मालकिन ने एक लंबी सांस ली, फिर एक छोटी दवा की पत्ती और पानी की बोतल मेज पर रखी। 50 रुपये। प्रिया ने जेब से 100 रुपये के 3 नोट निकाले और बिना झिझके मेज पर रख दिए। मेरे पास बस यही है, आप सब रख लीजिए। मालकिन उसे भागते हुए देखती रही और बुदबुदाई, भगवान इस लड़की की रक्षा करे। प्रिया सड़क पर दौड़ी, उसका पैर गीली सड़क पर फिसल गया, लेकिन कार की रोशनी में वह आदमी अभी भी बेहोश पड़ा था। वह घुटनों के बल बैठ गई, कांपते हाथों से पानी की बोतल खोली। अंकल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये गोली खा लीजिए। जल्दी। आदमी के होंठ हिले, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। प्रिया ने उसका मुंह खोला, गोली रखी और पानी पिलाया। निगल जाओ अंकल, निगल जाओ। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा, लड़की हटो, तुम जानती हो ये कौन है? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, वह मरने वाले हैं। अगर वह मर गया और लोगों ने तुम पर इल्जाम लगा दिया तो मुझे डर नहीं लगता। जवाब इतनी तेजी से निकला कि प्रिया खुद हैरान रह गई। उसे बस इतना पता था कि उसके हाथ किसी की जिंदगी थामे हुए हैं। दूर से एक सायरन की आवाज आई। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने सिर बाहर निकालकर पूछा, अस्पताल ले जाना है क्या? हाँ प्लीज, मेरी मदद कीजिए, इनकी हालत बहुत खराब है। दोनों आदमियों ने बीमार आदमी को कार में बिठाया। दरवाजा बंद होने से पहले उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, शुक्रिया बेटी। उसकी आंखें एक पल के लिए उसे देखती रहीं, फिर बंद हो गईं। टैक्सी चली गई, प्रिया को खाली सड़क पर अकेला छोड़कर। बारिश शुरू हो गई। लड़की ने ऊपर देखा, ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर बहने लगीं। उसके हाथ में दवा का खाली गीला पत्ता था। एक महिला पास से गुजरते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, अपने 100 रुपये एक अजनबी को बचाने में लगा दिए। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उस कार को बारिश में गायब होते देखती रही। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बड़े शहर के बीच उसका छोटा सा साया दिख रहा था। दूर से चर्च की घंटियां बजीं। वह कुछ देर खड़ी रही, फिर खाली हाथ अपनी गली की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में मां की आवाज गूंज रही थी, कल मेरे लिए दवा लाना याद रखना। वह धीरे से मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। मैंने खरीद ली मां, लेकिन आपके लिए नहीं। ठंडी हवा का एक झोंका आया। प्रिया का साया कमजोर रोशनी में गायब हो गया, छोटा और अकेला, लेकिन उसके अंदर दया की एक रोशनी थी। उस छोटी सी गली में कोई नहीं जानता था कि उस रात के एक मूर्खतापूर्ण लगने वाले काम से दसियों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। और प्रिया, वह अभी भी सिर्फ एक लॉटरी बेचने वाली लड़की थी, जिसके दिल में एक गर्मजोशी भरा राज था, बिना किसी जवाब की उम्मीद के की गई भलाई का राज। एम्बुलेंस का सायरन बंद हो गया था, बारिश भी थम गई थी। प्रिया अंधेरे में धीरे धीरे चल रही थी, उसके बाल भीगे हुए थे। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके ठंडे आगे 7 प्रिजर्ड की ऊपर पीले चेहरे पर पड़ रही थी। गली अब शांत थी। प्रिया ने दरवाजा खोला और धीरे से अंदर गई। लता माँ सो रही थीं, उनकी सांसें भारी थीं। प्रिया कुछ देर अपनी माँ को देखती रही, फिर जमीन पर बैठ गई। उसने दवा की रसीद मेज पर रखी और फुसफुसाई, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी दवा के पैसे किसी और को बचाने में लगा दिए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे खुद नहीं पता था कि माँ ने सुना या नहीं। सुबह गली के कोने पर रेखा आंटी की समोसे की दुकान की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। प्रिया उठी। उसका शरीर दुख रहा था। माँ अभी भी सो रही थीं, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। वह लॉटरी बेचने की तैयारी के लिए बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रेखा आंटी की आवाज आई, ए प्रिया, कल रात उन कार वालों से तुम्हारा क्या लेना देना था?
प्रिया ने सिर उठाया। मैंने बस एक आदमी की मदद की थी आंटी। हे भगवान, इस लड़की में कितनी हिम्मत है। लोग कह रहे हैं कि वह कोई बड़ा आदमी था, नशे में धुत होकर गिर गया था और तुम उसे उठाने चली गई। अगर तुम पर चोरी का इल्जाम लग जाता तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रेखा आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और दया का भाव था। ठीक है, तुम अभी छोटी हो, बड़ों के मामलों में मत पड़ो। अपनी लॉटरी बेचो। ठीक है, प्रिया ने सिर झुकाया। जी आंटी। लेकिन जैसे ही प्रिया चली, उसके पीछे फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, गरीब है लेकिन दिखावा करना चाहती है। हो सकता है उस आदमी ने उसे पैसे दिए हों और अब वह छिपा रही है। ये बातें प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थीं। दोपहर में प्रिया घर लौटी। धूप तेज थी। लता माँ बैठी थीं और धीरे धीरे खांस रही थीं। इतनी जल्दी कहाँ गई थी प्रिया? मैं और पैसे कमाने गई थी माँ, आपकी दवा के लिए। कल वाले पैसे कहाँ हैं? क्या तुमने दवा नहीं खरीदी? प्रिया रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी माँ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। ना ही माँ, दुकान बंद थी। मैं कल खरीदूंगी। लता ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, याद रखना, मेरा दिल बहुत कमजोर है। प्रिया ने सिर हिलाया और आंसू छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। खिड़की से फिर से शोरगुल की आवाज आई। पूरा मोहल्ला गली के कोने पर इकट्ठा था। सुना है उस आदमी को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह बहुत अमीर है और वह लॉटरी बेचने वाली लड़की का इससे कोई लेना देना है। यह अजीब है। एक नौजवान बीच में बोला। मैंने देखा, किसी ने वीडियो भी बनाया है और इंटरनेट पर डाल दिया है। वह फटे रेनकोट वाली लड़की उस आदमी को उठाकर दवा पिला रही है। लोग कह रहे हैं कि यह सब बनावटी लग रहा है। सब हंस पड़े। रेखा आंटी ने कहा, आजकल की दुनिया बहुत बनावटी है, कौन जाने क्या सच है और क्या झूठ। प्रिया पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं। मैं तो बस एक इंसान को बचाना चाहती थी। लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। पूरी दोपहर वह खिड़की के पास घुटने मोड़कर बैठी रही। शाम को प्रिया फिर से लॉटरी बेचने गई, लेकिन जो भी खरीदता वही पूछता, ए लड़की, क्या तुम वही हो जो वीडियो में है? सुना है तुमने एक अमीर आदमी को बचाया है। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? प्रिया बस मुस्कुराकर सिर हिला देती। हर सवाल के साथ उसकी आंखें और झुक जातीं। जब वह घर लौटी तो उसके हाथ खाली थे। माँ अभी भी लेटी थीं। उनकी सांसें और भारी हो गई थीं। माँ। प्रिया बिस्तर के पास बैठ गई और माँ का माथा पोंछा। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम रो रही हो? प्रिया, नहीं माँ, मैं नहीं रो रही। मुझे सब पता है। तुमने एक अच्छा काम किया है। डरने की क्या बात है? जो लोग नहीं समझते वे एक दिन समझ जाएंगे। प्रिया ने सिर, डरने के लिए तुमने एक दिन भी? प्रिया हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही माँ ने मुंह फेरा, उसके आंसू फिर से बहने लगे। बाहर बारिश उसी रात की तरह हो रही थी। उसने फुसफुसाया, मुझे किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है, बस वह अंकल जिंदा रहें। किसी को नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर दूर अस्पताल में वह आदमी जिसे प्रिया ने बचाया था, होश में आ रहा था। उसने नर्स से पूछा, कल रात क्या किसी छोटी लड़की ने मुझे बचाया था? हाँ, एक लॉटरी बेचने वाली लड़की थी। वह आदमी कमजोरी से मुस्कुराया, उस लड़की का पता ढूंढो। मैं उसका एक जिंदगी का कर्जदार हूं। दूसरी सुबह शांत रहने वाली छोटी गली में अजीब सी हलचल थी। लोग गली के कोने पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। रेखा आंटी समोसे बनाते हुए कह रही थीं, अरे, आज सुबह इंटरनेट देखा, उस लॉटरी वाली लड़की का वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं। एक ऑटो वाले ने कहा, मैंने देखा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि यह सब बनावटी है। हाँ, कौन जाने? रेखा आंटी ने कहा, आजकल लोग जो भी करते हैं किसी न किसी मतलब से ही करते हैं। लेकिन बेचारी लड़की चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है।
मासूमियत का क्या है, कौन जाने दिल में क्या है। यह सुनकर भीड़ कुछ देर के लिए चुप हो गई। गली के आखिरी घर में प्रिया लॉटरी के टिकट सजा रही थी। बाहर की बातें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। उसे देखने की जरूरत नहीं थी कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मां के पुराने फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुम वही लड़की हो जो वीडियो में है? यह सच है या तुम नाटक कर रही हो? प्रिया ने एक लंबी सांस ली। जब से वह वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जिंदगी बदल गई थी। लोग अब उसे पहले की तरह नहीं देखते थे। मां को जब पता चला तो उन्होंने बस अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, दुनिया ऐसी ही है बेटा, जब कोई कुछ अलग करता है तो लोग शक करते हैं। तुम डरो मत, भगवान जानता है कि तुमने सही किया है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी उलझन में था। अब लॉटरी बेचना एक सजा बन गया था। कुछ लोग जिज्ञासा से खरीदते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ उसे भगा देते। उस शाम प्रिया एक दुकान पर गई और धीरे से कहा, आंटी प्लीज एक लॉटरी टिकट खरीद लीजिए। दुकान की मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराई। अरे, तुम वही वीडियो वाली लड़की हो ना? लोग कहते हैं कि तुम्हें उस अमीर आदमी से पैसे मिल गए हैं, फिर भी बेचने क्यों आई हो? प्रिया का गला सूख गया। उसने सिर हिलाया नहीं। आंटी, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे अभी भी अपनी मां के लिए दवा खरीदने के पैसे कमाने हैं। चलो चलो, अब बेचारी बनने का नाटक मत करो। आजकल लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। प्रिया पीछे हटी और चुपचाप चली गई। पीछे से आवाजें आ रही थीं, देखो, गरीब होने का नाटक कितना अच्छा करती है। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। प्रिया एक दुकान के छज्जे के नीचे सिकुड़कर बैठ गई। कुछ स्कूली बच्चे पास से गुजरे और हंसने लगे। देखो, 100 रुपये वाली हीरोइन, कल मशहूर हो जाओगी तो एक ऑटोग्राफ देना। सब जोर जोर से हंसे। प्रिया चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। बारिश के आंसू उसके आंसुओं में मिल गए। वह बस फुसफुसा सकी, मैं तो बस एक इंसान को बचाना चाहती थी। गली के कोने पर बड़े लोग अभी भी बातें कर रहे थे। सुना है वह अमीर आदमी मर गया। हे भगवान, सच में? इसका मतलब उस लड़की ने उसे मार डाला, गलत दवा दे दी होगी। यह बात बिजली की तरह फैल गई। शक से भीड़ अब डरने लगी। यह तो बहुत खतरनाक है। हो सकता है उसके घर वाले बदला लेने आए। मैंने कहा था, अमीर लोगों के चक्कर में पड़ना मुसीबत मोल लेना है। बस एक अफवाह ने पूरी गली को आग के गोले में बदल दिया। लोगों ने प्रिया और उसकी मां से दूरी बना ली। बच्चों को प्रिया के साथ खेलने से मना कर दिया गया। बड़े लोग उसके घर के पास से गुजरते तो घूरते और बुदबुदाते। उस रात प्रिया अंधेरे में बैठी अपनी मां को खांसते हुए सुन रही थी। बाहर टिन की छत पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका दिल डर से धड़क रहा था। अगर अगर उन्होंने हमें यहां से निकाल दिया तो, अगर लोगों ने मान लिया कि मैंने उस अंकल को मारा है, तो लता ने कंबल खींचते हुए कहा, रो मत बेटा, लोग जो कहते हैं कहने दो। तुमने सही किया है, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी लाल आंखें छिपी नहीं। उसने बस अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे अपने आखिरी सहारे को खोने से डर रही हो। 3 दिन बाद मोहल्ले में डर अपने चरम पर पहुंच गया। एक अजनबी आदमी एक काली कार में आया और गली के कोने पर रुक गया। लोग फुसफुसाने लगे, आर के पुराथो गए, जरूर उस अमीर आदमी के घर वाले बदला लेने आए हैं। हे भगवान, वह लड़की तो गई। प्रिया ने आवाज सुनकर घर से बाहर कदम रखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद शर्ट पहने कार से उतरा। उसका चेहरा गंभीर था। उसने चारों ओर देखा और पूछा, क्या यह प्रिया का घर है? पूरा मोहल्ला चुप हो गया। एक पड़ोसी ने ठुड्डी से इशारा किया, हाँ, वह आखिरी वाला घर। प्रिया वहीं जम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदमी ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम प्रिया हो?
मैं किसी की तरफ से तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूं। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही गली के आखिर से गाड़ियों के इंजन की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। दसियों गाड़ियां एक के बाद एक उस छोटी सी गली में घुसने लगीं। लोग घबराकर अपने घरों में भागने लगे। रेखा आंटी चिल्लाएं, मैंने कहा था, वे उसे पकड़ने आए हैं। प्रिया एक कदम पीछे हटी, उसकी आंखें गोल हो गईं। वह अपनी ओर आती गाड़ियों के काफिले को देख रही थी। एक पल की खामोशी छा गई, फिर पहली कार का दरवाजा खुला। इंजन की गड़गड़ाहट पूरी गली में गूंज गई। सफेद हेडलाइट्स ने पुराने जर्जर घरों को रोशन कर दिया। खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं। बच्चे रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। पूरा मोहल्ला ऐसा लग रहा था जैसे कोई गिरफ्तारी होने वाली हो। प्रिया दरवाजे पर मूर्ति की तरह खड़ी थी, उसके हाथ फटे हुए कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे। सफेद शर्ट वाला आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। इस अफरा तफरी के बीच शांत। बीच की एक कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक बुजुर्ग आदमी नीचे उतरा, उसके बाल सफेद थे। वह अभी भी कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और गर्मजोशी थी। वह धीरे धीरे चल रहा था। दो लोग उसे सहारा दे रहे थे। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हे भगवान, यह तो वही आदमी है। वह जिंदा है। वह आदमी प्रिया के सामने आकर रुका। उसने कुछ देर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। उसकी आवाज धीमी लेकिन गर्म थी। तुम प्रिया हो, है ना? धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। कोई एक शब्द भी नहीं बोला। एक पड़ोसी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, वह कह रहा है कि इस लड़की ने सच में उसे बचाया है। उस आदमी ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर यह लड़की न होती तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। फुसफुसाहट बंद हो गई। सभी की नजरें प्रिया पर टिक गईं। वही लॉटरी बेचने वाली लड़की जिसका वे पिछले कुछ दिनों से मजाक उड़ा रहे थे, जिस पर शक कर रहे थे। माहौल भारी हो गया। बस प्रिया के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस दिन तुमने अपने सारे पैसे मेरी दवा खरीदने में लगा दिए थे, है ना जी? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। तुम नहीं जानती बेटी, उस गोली ने मेरे दिल को फिर से धड़कने में मदद की। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, बल्कि मेरी कंपनी और उसमें काम करने वाले सैकड़ों लोगों को भी बचाया है। सब हैरान रह गए। काफिले में से एक नौजवान ने अपना फोन निकालकर सबको एक वीडियो दिखाया, जिसमें प्रिया सड़क के बीच घुटनों के बल बैठकर कांपते हुए उस आदमी को पानी पिला रही थी। कोई कुछ नहीं बोल सका। रेखा आंटी समोसे वाली का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, और मैं सोच रही थी कि यह सब नाटक है। बुजुर्ग आदमी ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजदार थी। मेरा नाम शर्मा है। मैं एक बिजनेसमैन हूं। उस रात मुझे दिल का दौरा पड़ा था। बहुत से लोग पास से गुजरे, लेकिन सिर्फ यह गरीब बच्ची रुकी। वह मुझे नहीं जानती थी। उसे कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था। उसने बस एक मरते हुए इंसान को देखा और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। वह रुका। उसकी नजरें हर चेहरे पर घूमी। और हमने क्या किया? किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर शर्मा प्रिया की ओर मुड़े और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम जानती हो मैं आज यहां क्यों आया हूं? प्रिया ने ना में सिर हिलाया। क्योंकि मैं वो डेलायकिया कैरन के पीछे लौटाना चाहता हूं जो तुमने दिया है। उन्होंने इशारा किया। पीछे की गाड़ियों से सफेद शर्ट पहने आदमी और कंपनी की यूनिफॉर्म में लड़कियां नीचे उतरीं। वे उपहार, चावल के बोरे, दूध, दवाइयां और यहां तक कि एक व्हील चेयर, एक नया बिस्तर और अन्य सामान लेकर आए। एक कर्मचारी ने लता मां के सामने झुककर कहा, आंटी, हम आपकी देखभाल के लिए आए हैं, आप चिंता न करें। लता हैरान थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मिस्टर शर्मा ने धीरे से कहा, आपकी बेटी की वजह से। उसने सबसे सच्चे दिल से मेरी जान बचाई है।
उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और प्रिया को दिया। यह एक छोटा सा तोहफा है, इसे रख लो। प्रिया ने कांपते हुए उसे खोला। अंदर 50 लाख रुपये का चेक था। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। रेखा आंटी के हाथ से कड़ाही लगभग गिर गई। ऑटो वाले का मुंह खुला रह गया। एक महिला चिल्लाए, हे भगवान, 50 लाख! लेकिन प्रिया ने बस सिर हिलाया। उसके आंसू बह रहे थे। नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। मैंने आपकी मदद पैसे के लिए नहीं की थी। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए, मुझे पता है, लेकिन यह पैसा नहीं, धन्यवाद है। और सबसे बढ़कर मैं तुम्हें अपने चैरिटी फाउंडेशन के लिए काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आशा की, किरण, मैं काम करूंगी। हां, मैं चाहता हूं कि तुम इसकी प्रतिनिधि बनो, अपनी कहानी दूसरों को सुनाओ, ताकि दया का यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। एक व्यक्ति ने ताली बजानी शुरू की और जल्द ही पूरी गली तालियों से गूंज उठी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ शर्म से सिर झुकाए हुए थे। रेखा आंटी आगे आईं और चौक हो चुके बोलीं, प्रिया, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कहीं। प्रिया मुड़ी और मुस्कुराई, कोई बात नहीं आंटी। उसके जवाब ने सबको और भी चुप करा दिया। मिस्टर शर्मा ने मोहल्ले की ओर देखा। आज मैं यहाँ एक सामुदायिक केंद्र बनाऊंगा, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने और खाने की जगह मिल सके, और इसका नाम होगा आशा की किरण। सब हैरान रह गए। तालियां और भी जोर से बजने लगीं। लता ने अपनी बेटी को गले लगाया और रो पड़ी। बेटा, भगवान अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। प्रिया ने अपनी मां को गले लगाया। उसके आंसू मुस्कान में मिल गए। जो गाड़ियां पहले डरावनी लग रही थीं, अब वे सितारों की तरह चमक रही थीं। लोग बाहर आए, उपहार उठाने में मदद करने लगे और एक नया बोर्ड लगाने लगे, आशा की किरण, जहां अच्छाई शुरू होती है। उस पल में जो मोहल्ला कभी शक और डर से भरा था, अब हंसी और बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कभी कभी पूरे मोहल्ले को बदलने के लिए बस एक अच्छा दिल ही काफी होता है। कैमरा प्रिया पर रुकता है, जो गली के गेट पर खड़ी मुस्कुरा रही है। पीछे गाड़ियां जा रही हैं। उनकी रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही है, जो उम्मीद से भरा है। उस सुबह गरीब मोहल्ला गाड़ियों के इंजन की आवाज से जाग उठा। लोगों को याद नहीं था कि उन्होंने इतनी सारी लग्जरी कारें एक साथ कब देखी थीं। एक के बाद एक वे उस तंग गली में घुस रही थीं, जहां ईंटें उखड़ी हुई थीं और बिजली के तार उलझे हुए थे। लोग घबराकर बाहर देखने लगे। हे भगवान, क्या हो रहा है? यह तो प्रिया के घर की तरफ जा रही हैं। लगता है उस अमीर आदमी की मौत की जांच करने आए हैं। रेखा आंटी ने घबराकर अपनी दुकान बंद कर दी और चिल्लाए, मैंने कहा था, वे उसे पकड़ने आए हैं। गली के आखिरी घर में प्रिया अपनी मां को दलिया खिला रही थी। बाहर के शोर से वह चौंक गई। क्या हुआ बेटा? लता ने कमजोर आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता मां। प्रिया बाहर निकली। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, हेडलाइट्स की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें मिचमिचाईं। चमचमाती गाड़ियां गली में खड़ी थीं और लोग दोनों तरफ तनाव में खड़े थे। पहली कार का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी काले सूट में नीचे उतरा। उसके पीछे 2 गार्ड थे। उसने चारों ओर देखा और फिर प्रिया की ओर। तुम प्रिया हो, है ना? पूरा मोहल्ला चुप हो गया। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उस आदमी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। मैं किसी की तरफ से तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूं। फुसफुसाहट शुरू हो गई। रेखा आंटी प्रिया के पीछे खड़ी थीं और हकला रही थीं, धन्यवाद। उस आदमी ने इशारा किया। काफिले में से एक व्हील चेयर बाहर लाई गई। उस पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसके बाल सफेद थे। चेहरा दयालु था और वह मुस्कुरा रहा था। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। लोगों ने पहचान लिया, यह वही अमीर आदमी था जो उस देखरेख का दिन सड़क पर गिरा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं अस्पताल में था, लेकिन होश में आते ही सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता था, वह उस लड़की को ढूंढना था जिसने मुझे बचाया। उसने प्रिया को देखा। उसकी आंखें भर आई थीं।
अगर तुम उस बूट के साथ ही यूजनेस के साथ ही तबतार थी रात न होती तो मैं यह कहने के लिए जिंदा न होता। कोई अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। सब कुछ जम सा गया। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। वह कह रहा है कि उस लड़की ने सच में उसे बचाया है। हे भगवान, और हम उस पर शक कर रहे थे। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। मैंने तो बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए था। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। हर कोई वह नहीं कर सकता जो तुमने किया बेटी। उस रात बहुत से लोग पास से गुजरे, लेकिन सिर्फ तुम रुकी। तुमने कोई डर नहीं दिखाया, कोई लालच नहीं। तुमने बस एक जरूरतमंद इंसान को देखा। पूरा मोहल्ला सिर झुकाए खड़ा था। एक बच्चे ने कहा, माँ, प्रिया कितनी अच्छी है। उस मासूम आवाज ने सबके दिल को छू लिया। रेखा आंटी रोते हुए आगे आईं और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कहीं। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं आंटी, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। बुजुर्ग आदमी ने इशारा किया। गाड़ियों से उपहार, चावल के बोरे, दूध, कंबल और दवाइयां निकाली गईं। एक व्यक्ति ने जोर से कहा, आज हम शर्मा इंडस्ट्रीज की तरफ से इस मोहल्ले और प्रिया के परिवार को यह छोटा सा तोहफा दे रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लता को बाहर लाया गया। यह देखकर वह कांपते हुए बोली, बेटा, क्या यह सच है? हाँ माँ, यह सच है। मिस्टर शर्मा पास आए और सिर झुकाया। धन्यवाद बहन जी कि आपने इतनी अच्छी बेटी को जन्म दिया। मैं आप दोनों का बहुत बड़ा कर्जदार हूं। फिर उन्होंने एक चेक निकाला और प्रिया के हाथ में रख दिया। यह एक छोटा सा तोहफा है ताकि तुम दोनों इस घर की मरम्मत करा सको। लेकिन इससे भी जरूरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, नेकी के काम में मेरी मदद करो। प्रिया ने आंखें बड़ी की। नेकी के काम में? हां, मैं आशा की किरण नाम से एक फाउंडेशन शुरू करना चाहता हूं और तुम पहली इंसान होगी जिसे मैं इसका प्रतिनिधि बनने के लिए आमंत्रित करूंगा। लोगों ने एक साथ ताली बजाई। फिर उन्होंने मोहल्ले की ओर देखा और कहा, मैं यहां गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल बनाऊंगा जिसका नाम होगा आशा की किरण, ताकि हर बच्चा यह जान सके कि अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। यह सुनकर सब भावुक हो गए। रेखा आंटी, ऑटो वाले और वे सभी लोग जिन्होंने प्रिया के बारे में बुरा कहा था, आगे आकर उससे हाथ मिलाने लगे, माफी मांगने लगे। उस पल में वह गरीब, छोटा और पूर्वाग्रहों बौट करके कैसे भी था, हिसी आपसी से भरा मोहल्ला जैसे धुल गया। कारों की रोशनी जो पहले डरावनी लग रही थी, अब प्रिया की आंखों में चमक रही थी। वह लड़की जिस पर कभी शक किया गया था, आज पूरे मोहल्ले का गौरव बन गई थी। अंतिम दृश्य में कैमरा प्रिया पर रुकता है, जो अपनी मां को गले लगाए खड़ी है, और एक आवाज आती है, कुछ चमत्कार परियों की कहानियों से नहीं आते, बल्कि एक ऐसे दिल से आते हैं जो सही काम करने की हिम्मत रखता है, भले ही पूरी दुनिया कहे कि तुम गलत हो। उस शाम जब गाड़ियां चली गईं तो मोहल्ले में अभी भी हलचल थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर माहौल शांत था। मिस्टर शर्मा, वह अरबपति जिसे बचाया गया था, उस पुराने कमरे में प्रिया और लता के सामने बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, शायद आप दोनों नहीं जानते कि मैं इतना भावुक क्यों हूं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। 35 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब बच्चा था। मेरी मां को दिल की बीमारी थी। एक रात उनकी तबीयत सड़क पर बिगड़ गई। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं रुका, सिवाय एक महिला के। वह रुके, उनकी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी मां को दवा दी और अस्पताल ले गई, लेकिन वह खुद बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद मर गई। मरने से पहले उसने मुझसे बस एक बात कही, अगर एक दिन तुम सक्षम हो जाओ तो किसी गरीब की मदद करना, जैसे मैंने तुम्हारी मां की। प्रिया ने धीरे से पूछा, तो क्या आपने अपना वादा पूरा किया? वह उदासी से मुस्कुराए। मैंने पैसे से, चैरिटी से मदद की,
लेकिन उस रात जब मैं सड़क पर गिरा, मुझे समझ आया कि सच्ची अच्छाई खरीदी नहीं जा सकती। एक गरीब बच्ची जो मुझे नहीं जानती थी, फिर भी दवा खरीदने के लिए दौड़ पड़ी। तुमने वह किया जो उस समय दसियों बड़े लोग नहीं कर पाए। उन्होंने प्रिया की आंखों में देखा। जब मैंने अस्पताल में आंखें खोलीं तो नर्स के हाथ में वही दवा थी जो मेरी मां ने सालों पहले ली थी। मैं बस रो पड़ा। मुझे लगा जैसे उस महिला ने तुम्हें भेजा है, मुझे मेरा पुराना वादा याद दिलाने के लिए। लता और प्रिया दोनों हैरान रह गए। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो कुछ बड़ा नहीं किया। यही सबसे बड़ी बात है बेटी, वह मुस्कुराए, क्योंकि जिसने खोया है वही जिंदगी की कीमत समझता है। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। यह मेरी मां और उस महिला की तस्वीर है। प्रिया ने ध्यान से देखा और चौंक गई। तस्वीर में महिला का चेहरा लता से मिलता जुलता था। अंकल, यह तो मेरी मां जैसी दिख रही हैं। लता ने कांपती हुई तस्वीर ली है। भगवान, यह तो मेरी पुरानी पड़ोसी शांति है। मैंने सुना था कि वह किसी को बचाने में मर गई थी। मिस्टर शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, वही जिसने मेरी मां को बचाया था। इसका मतलब, प्रिया ने धीरे से कहा, मैंने उस आदमी के बेटे को बचाया जिसकी मदद कभी मेरी मां की दोस्त ने की थी। हाँ प्रिया, जिंदगी गोल है। अच्छे काम कभी खत्म नहीं होते, वे बस तब लौटते हैं जब हम उम्मीद नहीं करते। मिस्टर शर्मा उठे। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? क्या जो तुम करती आई हो वही करती रहना। इस दिल को हमेशा ऐसा ही रखना, चाहे तुम भविष्य में कुछ भी बन जाओ। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं। बाहर सूरज डूब रहा था। आशा की किरण का बोर्ड चमक रहा था। कैमरा पीछे हटता है और एक आवाज आती है, जरूरी नहीं कि हर अमीर खुश हो और हर गरीब बेबस। जब तक हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, चमत्कार हमारे आसपास मौजूद है। 3 महीने बीत गए। वह छोटी सी गली अब बदल चुकी थी। पुरानी दीवारों पर पेंट हो गया था और बीच में एक छोटा पीले रंग का घर था जिस पर लिखा था, आशा की किरण जहां अच्छाई शुरू होती है। हर शाम वहां बच्चों की हंसी गूंजती। प्रिया अब सफेद कपड़ों में बच्चों को अक्षर सिखा रही थी। एक बच्चे ने पूछा, दीदी, अच्छा इंसान होने का क्या मतलब है? प्रिया मुस्कुराई। इसका मतलब है कि जब कोई बॉय पर का जरूरतमंद दिखे तो हम मुंह न मोड़ें। बाहर रेखा आंटी, जो कभी प्रिया पर शक करती थीं, अब बच्चों को मुफ्त में पाव भाजी खिला रही थीं। मोहल्ले का माहौल बदल गया था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। एक शाम मिस्टर शर्मा पैदल ही मोहल्ले में आए। बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे, शर्मा अंकल आए। उन्होंने आशा की किरण घर में एक तस्वीर देखी जिसमें एक लड़की बारिश में एक आदमी को बचा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, यही असली चमत्कार है प्रिया। तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं बचाया, तुमने इस पूरे मोहल्ले को जीना सिखाया है। रात में मोहल्ले के लोग आशा की किरण के सामने इकट्ठा हुए। सफेद पर्दे पर वही वीडियो चलाया गया जिसने कभी प्रिया को परेशान किया था। आज वह विश्वास और दया का प्रतीक बन गया था। मिस्टर शर्मा ने माइक पकड़ा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इस गरीब मोहल्ले की मदद क्यों करता हूं। मैं बस एक जवाब देता हूं, क्योंकि सबसे गरीब जगह वह नहीं है जहां पैसे की कमी हो, बल्कि वह है जहां विश्वास की कमी हो। और आज मुझे वह विश्वास यहां दिख रहा है। तालियां गूंज उठीं। लता एक कोने में बैठी थीं, उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। प्रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया मां, मैंने बस वही किया जो आपने सिखाया था। रात में जब सब शांत हो गया, प्रिया छत पर खड़ी होकर सितारों को देख रही थी। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, बस एक शांत विश्वास था कि एक छोटा सा काम भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। कैमरा आशा की किरण के बोर्ड पर रुकता है और एक आवाज आती है, कहते हैं, अच्छाई बारिश की बूंद की तरह होती है छोटी,
लेकिन पूरे सूखे खेत को हरा भरा करने के लिए काफी है। और इस मोहल्ले में वह बारिश एक लॉटरी बेचने वाली लड़की से आई थी। 2 साल बाद वह गली इतनी बदल गई थी कि कोई पहचान नहीं सकता था। दीवारों पर एक बड़ी पेंटिंग थी, एक लड़की एक आदमी को बारिश में बचा रही है, और नीचे लिखा था, एक छोटा दिल, एक बड़ा चमत्कार। आशा की किरण अब एक बड़ा केंद्र बन गया था। लता की तबीयत कमजोर हो गई थी, लेकिन वह अक्सर अपनी बेटी को बच्चों के साथ हंसते हुए देखती थी। एक शाम उन्होंने प्रिया से कहा, बेटा, मैं खुश हूं कि तुमने वह कर दिखाया जो मैं हमेशा करना चाहती थी। मिस्टर शर्मा ने आशा की किरण की दूसरी सालगिरह पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उन्होंने मंच पर कहा, 2 साल पहले एक लॉटरी बेचने वाली लड़की ने मुझे वह सबक सिखाया जो मैं पूरी बेचने वाली लड़की जिंदगी नहीं सीख पाया था, कि अच्छाई के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। उन्होंने प्रिया को एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया। अंदर प्लास्टिक में लैमिनेट किया हुआ एक लॉटरी का टिकट था, जिस पर लिखा था, आखिरी टिकट, चमत्कार की शुरुआत। प्रिया रोक बेका पड़ी। मिस्टर शर्मा ने कहा, लोग किस्मत के लिए लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के लिए किस्मत बनाई, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है, लोगों का विश्वास। रात में प्रिया छत पर खड़ी होकर दूर शहर की रोशनी देख रही थी। उसने फुसफुसाया, अगर उस दिन मैं नहीं रोकती। वह मुस्कुराई, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा फैसला ही पूरी जिंदगी की कहानी लिख देता है। कैमरा आशा की किरण के बोर्ड पर रुकता है, और एक आवाज आती है, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हम सब की है। जिंदगी की भागदौड़ के बीच हम चुनने लगा सकते हैं, प्यार करना, मदद करना, अच्छाई पर विश्वास करना, क्योंकि कोई भी अच्छाई बेकार नहीं जाती। आज का एक छोटा सा काम कल किसी के लिए चमत्कार हो सकता है। अगर आपके हाथ में आखिरी 100 रुपये हैं, तो यह मत सोचिए कि आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं 100 रुपये से एक लड़की ने पूरे समुदाय को विश्वास लौटाया था। धन्यवाद इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए। कहानी में कोई जादू नहीं था, बस एक गरीब लड़की, एक दिल और एक समुदाय था, जिसने खोया हुआ विश्वास फिर से पा लिया। याद रखें, आपका एक छोटा सा काम भी एक चमत्कार की शुरुआत हो सकता है। दोस्तों, आप सब यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरी यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है, तो कमेंट में हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सब यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं दुआ करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है, तो कृपया उसे कमेंट में सबके साथ साझा करें।